सो हे माय नेम इज सार्थक एंड वेलकम टू बेंजोन। और आज हम केमिस्ट्री का अपना अगला पार्ट शुरू कर रहे हैं। एक पार्ट जो ऑर्गेनिक का है वो हम फिनिश कर चुके हैं। अगला पार्ट आता है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो इसमें दो चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, पहला सॉल्यूशंस और दूसरा सॉलिड स्टेट। तो आज सॉल्यूशन करने वाले हैं हम, सिंगल वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन होता क्या है कि हम किन्हीं भी दो चीज़ों को मिक्स कर दें तो वो सॉल्यूशन बनता है। और यहाँ पे वी विल स्टडी ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस। अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या है कि उसमें दो पार्ट होंगे, सिर्फ दो कंपोनेंट्स होंगे उस सॉल्यूशन में। तो दो कंपोनेंट्स होंगे तो उनको क्या बोलते हैं, पहला होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब जनरली इनको कैसे क्लासीफाई करते हैं, सॉल्यूट हम उस पार्ट को कहते हैं जो कि कम क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट उसे कहते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, उनकी रेशियो जो होती है कम ज़्यादा होगी रेशियो। अगर 50-50 रेशियो है फिर किसी को भी सॉल्यूट सॉल्वेंट कह सकते हैं, लेकिन जिसकी रेशियो कम है उसे सॉल्यूट बोलेंगे, दूसरे को सॉल्वेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे आते हैं कुछ टाइप्स। अब टाइप्स कैसे, 3 स्टेट हम स्टडी करेंगे, गैस, लिक्विड, सॉलिड। गैस इन गैस कि गैस में ही गैस का सॉल्यूशन बना है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है पूरा, बहुत सारी गैसेज हैं उसमें, गैसेज बहुत सारी है तो उनके सोल्यूशन हैं एक तरह से। जो हमारा एटमॉस्फेयर है तो वो गैस इन गैस का एग्जाम्पल है। फिर आता है गैस इन लिक्विड। इसका एग्जांपल, जितनी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें क्या होता है, लिक्विड होती है, उसमें गैस डालते हैं, CO2 डालते हैं गैस उसमें, तो वो गैस इन लिक्विड का आ जाता है एग्जांपल। फिर आता है गैस इन सॉलिड। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, रिडक्शंस करी थी पिछले चैप्टर में। और रिडक्शन कैसे करते थे हम, रिडक्शन के लिए डालते थे H2PD, यहाँ PD होता था, निकल होता था, प्लेटिनम होता था, पैलेडियम, ऐसे मेटल्स डालते थे। तो ये क्या है, एक तरह से जो ये सॉलिड मेटल है इसमें गैस डाल रखी है, गैस का सोल्यूशन है इसमें। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया गैस इन सॉलिड का। अब लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस का मेरे को इन जनरल कोई ज़्यादा बड़ा एग्जांपल मिल नहीं पाया, जो बुक में दे रखा है वही कर लेते हैं। ये आता है लिक्विड इन गैस का क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। N2 गैस में क्लोरोफॉर्म होता है, लिक्विड इन गैस का सोल्यूशन होता है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशंस तो ये दोनों लिक्विड इन गैस और गैस इन लिक्विड ये दोनों सेम सी बात है। दिक्कत क्या है इसमें, डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस ये है कि रेशियो अलग है। यहाँ पे लिक्विड की रेशियो ज़्यादा है, यहाँ गैस की रेशियो ज़्यादा है, बस ये डिफरेंस होता है। लिक्विड इन लिक्विड हम बहुत सारे देखते हैं। लिक्विड इन लिक्विड तो हम लेमन स्क्वीज़ कर दें अगर वाटर में, वो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन हो जाता है। लिक्विड इन सॉलिड। अब लिक्विड इन सॉलिड कैसे, हम जब आटा गूंथते हैं तो आटे में हम पानी डालते हैं, उसमें आटा ज़्यादा होता है, पानी कम होता है उससे, तो वो लिक्विड इन सॉलिड का ऑप्शन हो जाता है, एग्जाम्पल हो जाता है। सॉलिड इन गैस। अब सॉलिड इन गैस का ऑप्शन है कैम्फर इन NO2। इसका भी रियल लाइफ एग्जांपल नहीं मिल पाया कुछ ज़्यादा, बुक वाला ही कर लेते हैं। कैम्फर क्या होता है, कपूर होता है जो कैम्फर कहते हैं उसे, उसको NO2 में मिक्स करते हैं तो वो सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है। फिर आता है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड देख लो, हम चीनी डाल दे पानी में, सॉल्ट डाल देते हैं, वो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो जाता है। फिर सॉलिड इन सॉलिड, ये जितने गोल्ड होते हैं, अब गोल्ड सबसे प्योर होता है 24 कैरेट, उससे नीचे 23, 22, 21 ये आते हैं ना, तो वो बेसिकली होता क्या है कि 22 कैरेट में एग्जांपल लेते हैं अगर, तो 22 पार्ट गोल्ड के होते हैं और 2 पार्ट्स किसी और मेटल के होते हैं, मोस्टली वो सिल्वर होता है या कॉपर होता है। तो उसका पार्ट हम गोल्ड में डालते हैं, कैसे, मेल्ट करके मिक्स करते हैं वो। तो एक तरह से सॉलिड इन सॉलिड क्या हो गया कि जो वो पार्ट है गोल्ड का, गोल्ड और सिल्वर दूसरा मेटल है, वो मिक्स करें हमने, दोनों सॉलिड्स हैं, मेटल्स हैं, तो वो सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर हो जाता है। आगे आती हैं कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स कि भाई अब मिक्स तो कर दिया हमने सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन बना दिया, लेकिन हम जैसे चीनी का भी देखते हैं कितने चम्मच चीनी डाली है। ठीक है, जितनी ज़्यादा चीनी डालें कंसंट्रेशन बढ़ती है चीनी की। तो कंसंट्रेशन यहाँ पे तो हम चम्मच से कैलकुलेट कर लेते हैं कि 2 स्पून 3 स्पून डाल दिए एक ग्लास वाटर में कंसंट्रेशन की। लेकिन और भी कुछ जनरल जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, वो वाली टर्म्स होती है। पहली बात मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है कि कितने मास सॉल्वेंट में, या सॉल्वेंट नहीं, कितने मास सॉल्यूशन में, या सॉल्यूशन का मास है, उसमें सॉल्यूट जो ऐड करा है हमने उसका कितना मास है। यहाँ पे सॉल्यूट, दोनों का मास लिया है हमने, दोनों ग्राम में ले लो, दोनों kg में ले लो, लेकिन सेम लेने हैं दोनों। फिर इसको कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो परसेंटेज आ जाएगी कि कितने परसेंट मास है सॉल्यूशन में सॉल्यूट का। फिर आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये कब यूज़ करना होता है, कब ज़्यादा प्रेफरेबल होता है ये, कि जब दोनों हमारे सॉल्यूट भी और सॉल्यूशन भी दोनों लिक्विड हो,
तब हम यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम में यहाँ पे लीटर यूज़ कर सकते हैं, मिलीलीटर। चीज़ सेम है, यहाँ भी परसेंटेज है, हमें रेशो निकाल के मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। फिर आता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम कहाँ यूज़ होता है? ये होता है फार्मेसी में यूज़ होता है ज़्यादा, जहाँ दवाइयाँ बनती हैं उनमें यूज़ करते हैं। मास बाय वॉल्यूम कि कितने वॉल्यूम सोल्यूशन में कितना मास है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम लीटर में ले रहे हैं तो ये ग्राम में लेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ किलो लीटर ले रहे हैं तो लीटर लेंगे ऐसे, या फिर और भी टर्म्स स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्टैंडर्ड रख सकते हैं एक कि किस स्टैंडर्ड में हमने कैलकुलेट करना है। फिर आता है पीपीएम। पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होगा? इसमें हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन होता है। अब कोरोना के टाइम पे हम वेदर चेक करते थे बाहर के 2.5 जो पार्टिकल है 2.5 साइज़ का, वो कितना है एयर में, तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, लेकिन तब भी वो हार्मफुल होता है। बहुत कम क्वांटिटीज़ भी हार्मफुल होती है उसकी। तो हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? पीपीएम में, कि 1 मिलियन पार्ट्स जो बाकी सोल्यूशन है, बाकी जो पूरा सोल्यूशन है वो, उसमें उसकी कंसंट्रेशन 1 मिलियन पार्ट्स में कितनी है। यहाँ पे ये आ जाता है 6 ppm। तो 6 ppm का क्या मतलब है कि 1 मिलियन पार्ट्स अगर सोल्यूशन के बनाए हम, तो उसमें से 6 पार्ट्स हैं जो वो हमारे सॉल्यूट के होंगे। तो बहुत कम जो क्वांटिटीज़ होती हैं, बहुत कम कंसंट्रेशन होती है, उसको पीपीएम में कैलकुलेट करते हैं। मोस्टली एटमॉस्फेरिक गैसेस में कैलकुलेट करने में यूज़ करते हैं। फिर आती है टर्म मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होती है? अब मोल फ्रैक्शन वैसे तो अप्लीकेबल है कि n नंबर ऑफ सब्सटेंसेस के लिए, कि मतलब n नंबर ऑफ चीज़ें डली हुई हैं एक सोल्यूशन में, तो उसमें मोल फ्रैक्शन एप्लीकेबल है। लेकिन जैसे कि हम लिखा है वी विल स्टडी ओनली बाइनरी सोल्यूशन, हम सिर्फ बाइनरी स्टडी करेंगे। तो 2 का एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में हमने 2 चीज़ें डाल रखी हैं ए और बी, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि Na है जो, वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, कि हमने ए के कितने मोल्स डाल रखे हैं। मोल्स पता है ना क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है। तो Na है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, कि ए के कितने मोल्स हैं, Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के कितने मोल्स हैं। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बेसिकली इनकी रेशो निकालनी है। रेशो भी जैसे निकालते थे मैथ्स में छोटी क्लास में, सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। अब एक बात होगी, जितने भी सॉल्यूशन होंगे उसका हम ऐड करते रहेंगे। मान लो अगर 3 सॉल्यूशन है, हमने सी भी ऐड करा हुआ है इसमें, तो यहाँ पे प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी भी आ जाएगा, जहाँ पे सी क्या, NC क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। वो भी मोल फ्रैक्शन ऑफ ये ए रहेगी। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं एक्स से। एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने के लिए Na हम बाइनरी कंसिडर कर रहे हैं, Na प्लस NB। अगर B की निकालनी हो मोल फ्रैक्शन तो NB ऊपर रख दो, Na प्लस NB नीचे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन की एक बात है जो आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी, वो क्या होती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अगर बाइनरी सोल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये 1 के इक्वल होगा, ठीक है। इनकी रेशो जो भी होंगी उनका अगर सम कर दें तो 1 आएगा। अगर 3 सॉल्यूशन हो, 3 का सम 1 आएगा, जितने भी हों टोटल सम 1 होता है, ठीक है। आगे आती है मोलैरिटी। मोलैरिटी हम 11th में भी देख चुके हैं पहले चैप्टर में। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सिंपल चीज़ है, लीटर याद रखना, लीटर में है, क्योंकि मोस्टली टाइम हमें जो सोल्यूशन दिया होगा वो मिलीलीटर में होगा, 300 मिलीलीटर, 500, तो उसको हमें ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1000 करके लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर आती है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब एक बहुत बड़ा चांस है गड़बड़ करने का, ठीक है, बहुत केयरफुल रहना है यहाँ पे। छोटी ही चीज़ है वैसे तो ज़्यादा, लेकिन एक जगह दिक्कत कर सकती है। यहाँ पे हर जगह जहाँ भी हम देख रहे हैं वहाँ पे आ रहा है सोल्यूशन। हम सोल्यूशन में उसकी वो निकाल रहे हैं क्वांटिटी, ठीक है, उससे रेशो निकाल रहे हैं सोल्यूशन को कंसिडर करके। यहाँ मोलैरिटी में भी सोल्यूशन है, लेकिन मोलैलिटी में ध्यान रखना है यहाँ पे सॉल्वेंट का मास लेना है हमें। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था कि 34.2 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 234.2 ग्राम ऑफ सोल्यूशन।
हमने वाटर में डिजोल्व करा है, सॉल्यूशन कौन सा है, सॉल्वेंट वाटर लिया है हमने, ठीक है। यहाँ पे मोलैलिटी निकालनी है हमें। अब इसमें मोलैलिटी, शुगर क्या होता है, शुगर होता है C12H22O11, ये शुगर होता है। इसका अगर वेट निकालें तो वेट आता है 342 ग्राम, मोलर मास आता है जो 342। तो अब मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, 34.2 डिवाइडेड बाय 342, 0.1 मोल्स आ गए। अब यहाँ पे क्या बोला है पहले तो कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये ग्राम में है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं लेंगे, 234.2 ग्राम नहीं लेंगे, ये क्या है, टोटल सॉल्यूशन का मास है। हमें क्या लेना है, सिर्फ सॉल्वेंट लेना है। तो टोटल में से 234.2 में से 34.2 जो हमारा सॉल्यूट है उसको माइनस कर देंगे। माइनस करके क्या आएगा यहाँ पे 200 ग्राम, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 आएगी मोलैलिटी, ठीक है। मोल केजी इनवर्स, यूनिट भी याद रख लेना, एंड में लिखनी होती है यूनिट, नंबर कट जाते नहीं तो। चलो अब तो टिक ही करना है, कोई बात नहीं, तो याद रखना, फिर भी हो सकता है ऑप्शंस में अलग अलग दे रखी हूँ यूनिट्स। तो मोल केजी इनवर्स इसकी यूनिट हो गई 0.5, आंसर आ जाएगा इसका। आगे देखते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि हम कंसंट्रेशन हो जाती है, क्या कंसंट्रेशन होगी उसकी, ठीक है। टाइप्स ऑफ देख लिए, टाइप्स क्या क्या होंगे। अब बात आती है सॉल्युबिलिटी की। अब ऐसे तो नहीं है कि हर चीज़ में सॉल्युबल हो जाएगी। वाटर में देखें अगर तो शुगर सॉल्युबल होती है, सॉल्ट होती है, लेकिन ऑयल नहीं होता। सैंड डिज़ोल्व करे उसमें, वो भी नहीं होगा। तो कौन सी चीज़ें किस चीज़ को डिज़ोल्व करती हैं वो सॉल्युबिलिटी से पता चलेगा। सॉल्युबिलिटी देखें जब, तो एक बात याद रखो, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, ठीक है। मतलब हर कोई अपने जैसा सॉल्यूशन डिज़ोल्व करना चाहेगा। पोलर है जो सॉल्वेंट, पोलर सोल्यूट डिज़ोल्व करेगा, नॉन पोलर को करेगा। जनरली यही चीज़ फॉलो होती है, यही हम मान के चलेंगे, ठीक है। फिर आता है सैचुरेशन। अब सैचुरेशन क्या होता है, नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड टू द गिवन एडेड एट द गिवन टेम्परेचर। मतलब क्या है इसका कि कितना सैचुरेटेड है सॉल्यूशन, कितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसकी, ठीक है। तो एक आता है सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है कि उस गिवन टेम्परेचर पे, मान लो हम 300 डिग्री केल्विन पे वर्क कर रहे हैं सोल्यूट के साथ, तो 300 केल्विन पे जितना हमने सोल्यूट डाल दिया उसमें डिज़ोल्व हो रहा है, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिसके बाद सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा, उसे हम कहते हैं सैचुरेशन। के सैचुरेशन अटेन हो गई है उसमें। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि मान लो अगर पानी में हम शुगर डिज़ोल्व कर रहे हैं, करते रहेंगे, एक पॉइंट पे डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, वाटर को हीट करते हैं, हीट करके क्या होगा उसमें और डिज़ोल्व हो जाएगी। तो सैचुरेशन है जो है वो एक गिवन पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं हम, एक गिवन टेम्परेचर पे, एडेड एट द गिवन टेम्परेचर, ठीक है। तो अब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट कैसे है, ये डिपेंडेंसी क्या होती है इनकी, इफेक्ट क्या आता है टेम्परेचर से, तो उसमें भी डिपेंड करता है कि हमारा सॉल्यूशन किस टाइप का है। अब यहाँ पे देखो, अगर सॉल्यूशन है हमारा एंडोथर्मिक मतलब वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है जब हम डिज़ोल्व कर रहे हैं। शुगर वाटर वाला एंडोथर्मिक होता है, एग्जांपल है ये। तो उसका अगर डेल्टा एच है जो सॉल्यूशन का एंथैल्पी है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो एंडोथर्मिक है, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा जब रिएक्शन कराएंगे उनकी, डिज़ोल्व कराएंगे उन्हें। ऐसे में अगर वो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं रिएक्शन में, उनको और हीट दे दो, वो और हीट एब्जॉर्ब करेंगे, रिएक्शन और आगे बढ़ेगी। ले चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर कंडीशन जिसकी फेवरेबल होगी रिएक्शन उस साइड जाएगी। तो अगर ये हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इनको और हीट दे दें हम, तो रिएक्शन और आगे बढ़ेगी अगर, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी इनकी। दूसरी तरफ अगर एक्सोथर्मिक है, वो हीट रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, हीट रिलीज़ कर रहे हैं, वो सॉल्यूशन बन रहा है जैसे, और अगर उसमें हम हीट दे दें उसको तो हो गई प्रॉब्लम, भाई हम तो रिलीज़ कर रहे हैं, इधर से दिए जा रहे हैं, और तो उसमें सॉल्युबिलिटी होगी जो वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। प्रेशर का क्या इफेक्ट आता है लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन में? प्रेशर का बिल्कुल नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि भाई लिक्विड भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि लिक्विड और सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब उन पर प्रेशर लगाओ वो कंप्रेस नहीं होते, तो उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना के बराबर ही पड़ेगा, हम ये मान के चलेंगे कि नहीं पड़ रहा इफेक्ट। फिर आता है गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका रीज़न क्या है कि अगर हम गैस डिज़ोल्व करा रहे हैं उसमें लिक्विड में, तो अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें
तो हमारी सॉल्युबिलिटी है जो वो कम हो जाएगी। कम क्यों होगी? क्योंकि सॉल्युबिलिटी है जो एक तरह से गैस, देखो गैस के ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के जो कि इधर उधर घूम रहे हैं, भटकते रहते हैं गैस के मॉलिक्यूल। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये और इधर उधर घूमेंगे। अब लिक्विड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? लिक्विड में डिज़ोल्व कराएं अगर इन्हें, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम करो, ठीक है, कम करनी है हमें काइनेटिक एनर्जी इनकी, लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ा रहा है, तो सॉल्युबिलिटी नहीं हो पाएगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी टेम्परेचर के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं प्रेशर जो डिपेंडेंस होती है। प्रेशर डिपेंडेंसी देखने के लिए हमें एक लॉ मिलता है बुक में, लॉ का नाम है हेनरीज लॉ। हेनरी ने एक लॉ निकाला था। लॉ क्या कहता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो पूरा लंबा पड़ रहा था, सिंबल बना दिया बस, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। मतलब क्या है इसका? कि एक कंटेनर है हमारे पास, उसमें नीचे लिक्विड है, ऊपर उसकी गैस डाल रखी है। अब ये गैस हमें मिक्स करानी है लिक्विड में। अब ये गैस थोड़ी तो मिक्स हो रखी है, ये गैस मॉलिक्यूल्स है इसमें। अगर इसमें हम प्रेशर बढ़ाते रहें, यहाँ पे हमने और प्रेशर डाल दिया, अब बड़ा कौन सा प्रेशर रहे हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड का सरफेस है, उसके ऊपर जो गैस है उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये गैस है जो लिक्विड में डिज़ोल्व होती रहेगी और ज़्यादा। तो इससे हमें क्या निकल के आता है? एक कंक्लूजन कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, ये x ले लेते हैं। अब x क्या है यहाँ पे? कि भाई हमने ये देखना है कि सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो, कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब कितनी बढ़ेगी उसका हमें एक अंदाज़ा चाहिए। अंदाजे के लिए हम क्या करते हैं कि इसका मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होगा? गैस का कितना पार्ट है लिक्विड में, तो मोल फ्रैक्शन से हमें पता चल जाएगा। बेशक हमें लिक्विड ना पता हो कितना है, कितनी क्वांटिटी है उसकी, लेकिन मोल फ्रैक्शन से हमें एक मेजर मिल जाएगा उसका, कितनी गैस डिज़ोल्व हो गई। अब हम मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब ये सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, उसको कहते हैं KH। ये हो गया हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे भाई प्रेशर और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे है प्रेशर, यहाँ है मोल फ्रैक्शन। प्रेशर इधर क्यों आया एक्स एक्सिस पे? क्योंकि एक्स एक्सिस पे वो चीज़ डालते हैं हम, इन जनरल भी याद कर लो ये चीज़, आगे ग्राफ बनाने में काम आ सकती है, कि एक्स एक्सिस पे हम वो चीज़ लगाते हैं जो हम चेंज करते हैं, ठीक है। हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन अपने आप चेंज हो रहा है। मोल फ्रैक्शन हमारा कंट्रोल नहीं है मोल फ्रैक्शन पे, वो प्रेशर की वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ हम चेंज करते हैं वो एक्स एक्सिस पे आएगी, और जो चेंज हो रही है हमारे एक्शंस से वो वाई एक्सिस पे आती है। तो P और X आ गया। अब P/X देखें तो ये होता है KH के इक्वल, ठीक है। तो X की वैल्यू जितनी कम होती रहेगी, मतलब P की एक वैल्यू पे X की वैल्यू जितनी कम होगी, मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर लगाया हमने, मान लो हमने 3 atm का प्रेशर अप्लाई करा दो गैसेस पे, एक पे क्या हुआ? कम मोल फ्रैक्शन बढ़ा उसका, दूसरे में ज़्यादा बढ़ गया, दूसरे में ज़्यादा सॉल्युबिलिटी आ गई। X चेंज है, ये सेम है, P सेम है दोनों में, तो क्या होगा? जिस गैस में कम सॉल्युबिलिटी होगी, लेस सॉल्युबिलिटी में KH है जो वो ज़्यादा होगा, और मोर सॉल्युबिलिटी वाले में KH कम होगा, ठीक है। तो KH भी हमें डिफरेंट गैसेस का होता है अलग अलग, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें एग्ज़ाम में दिया होगा, अगर KH अप्लाई हो रहा होगा वहाँ पे तो हमें KH बताएंगे किसका क्या KH है, ठीक है। अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग वैल्यू होती है इसकी, तो ये याद रख लो। सॉल्युबिलिटी के प्रोपोर्शनल है KH, एक तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। KH जितना बड़ा होगा किसी गैस का, सॉल्युबिलिटी कम होगी उसमें, पार्शियल प्रेशर कम होगा उसका, ठीक है। KH कम है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा आएगी। अब इसकी देखते हैं एप्लीकेशंस। थोड़ी सी एप्लीकेशन हमने पहले भी डिस्कस करी थी। कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो, उनको हाई प्रेशर के अंदर सील करते हैं, मतलब CO2 डालते हैं उसमें, प्रेशर लगाते हैं तब सील कर देते हैं, और CO2 उसमें डिज़ोल्व हो जाती है अच्छे से। दूसरा स्कूबा डाइविंग गियर, ऑक्सीजन टैंक होते हैं जो स्कूबा डाइवर्स के। होता क्या है कि वो पानी के अंदर गए, अब हमने 11th क्लास में फ़िज़िक्स में देखा था कि वाटर में कोई चीज़ अगर नीचे जा रही है ना तो उस पर और प्रेशर लगता है अलग से। अब स्कूबा डाइवर्स हैं जो वो नीचे जा रहे हैं पानी में, उन पर और प्रेशर लगेगा। प्रेशर से क्या होगा?
जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है उनकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ गई ब्लड में। अब बढ़ तो गई, दिक्कत कब होगी? जब वो वापस ऊपर आएंगे। अब ऊपर आते हुए सॉल्युबिलिटी कम होगी, एकदम से कंसंट्रेशन कम होगी ब्लड में जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं उनकी। तो उससे क्या होता है, एक बबल फॉर्म हो जाता है हमारे आर्टरीज में, कैपिलरीज में एक बबल फॉर्म हो जाएगा, गैस का बबल, जिससे क्या होगा, ब्लड फ्लो रुक जाएगा। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? बेंड्स। बेंड्स कौन सी कंडीशन होती है? ये बबल इज फॉर्म्ड इन कैपिलरी। ठीक है, इससे ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन टैंक होते हैं इनके, उसमें ऑक्सीजन को डाइल्यूट कर देते हैं। ठीक है, हीलियम से डाइल्यूट करते हैं उसे, कुछ 11% के अराउंड हीलियम डालते हैं, उससे डाइल्यूट कर देते हैं उसको, जिससे बेंड्स वाली प्रॉब्लम है ये नहीं होती। तीसरी चीज़ है लो ऑक्सीजन एट हायर प्लेसेस। अगर हम पहाड़ों पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं हम ना, जब पहाड़ चढ़ते हैं जैसे, तो सांस तेज़ी से फूलती है। ठीक है, ज़्यादा थकते हैं हम। अब ये लगता है पसीने तो इतने आ नहीं रहे वहाँ पे, इतने कैसे थक गए? वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वहाँ पे वो कम है। कम कैसे है कि एक ये लेवल है, एक ये लेवल है। यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन पे जो प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा है नीचे इस एरिया में। तो हमें इस वाली क्वांटिटी की आदत हो रखी है कि भाई इतने पार्शियल प्रेशर में ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है ईजिली, तो हमें इसकी आदत हो गई। अगर हम हायर प्लेस पे चले गए, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाएगा, कम डिज़ोल्व होगी ऑक्सीजन हमारे ब्लड में। तो उससे कम ऑक्सीजन से क्या होगा, ऑक्सीजन कम ट्रांसपोर्ट होगी, हम जल्दी थकेंगे। तो इससे क्या होता है कि लो ऑक्सीजन हायर प्लेसेस पे होती है, तो उससे हम जल्दी थक जाते हैं। और ऐसे में एक कंडीशन आ जाती है। कंडीशन क्या होती है, एक कि हम जो क्लाइंबर्स होते हैं ऊपर जाके एनॉक्सिया नाम की एक प्रॉब्लम हो जाती है। टेम्परेरी चीज़ है एनॉक्सिया, ANOXIA। इसमें क्या होता है, हम क्लियरली सोच नहीं पाते और बॉडी वीक हो जाती है बहुत। ठीक है, तो लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन से ये प्रॉब्लम होती है। लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ी सी आ सकती है पेपर में। तो अब आगे देखते हैं रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब कैसे है, पढ़ के देखते हैं एक बार। रॉल्ड्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स। वॉलेटाइल लिक्विड्स कौन से होते हैं? अब वो लिक्विड्स जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो वेपराइजेशन होती है इनकी, वो रिलेटिवली कम टेम्परेचर पे होती है। ठीक है, बहुत ईजिली वो वेपर बन जाते हैं, बॉयल हो जाते हैं, वो होते हैं वॉलेटाइल लिक्विड। ठीक है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड पार्शियल वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या है? वेपर का प्रेशर, बस यही चीज़ है। ऑफ अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन। अब क्या हम स्टेटमेंट पढ़ के इसकी इक्वेशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखो, पार्शियल वेपर प्रेशर हम बाइनरी ले लेते हैं सोल्यूशन। ठीक है, 1 और 2, हमने 2 लिक्विड्स ले रखे हैं, वॉलेटाइल लिक्विड है दोनों, 1 और 2। अब उसमें देखो P1 का जो वेपर प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल है? इसी कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन का हमारा बेस्ट क्या मानना चलेगा यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट क्या लगाएंगे? वो होगा P1 नॉट x1, सॉरी P1 नॉट है सिर्फ कांस्टेंट। P1 नॉट क्या है यहाँ पे? P1 नॉट है कि अगर 1 है जो सोल्यूशन, उसको हम प्योर फॉर्म में ले लें, मतलब उसमें कुछ नहीं डाला हुआ, प्योर सॉल्वेंट है बस वो, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा P1 नॉट। ठीक है, तो वो P1 नॉट होगा। ऐसे ही P2 के लिए, जो सेकेंड लिक्विड है उसके लिए P2 होगा x2 के प्रोपोर्शनल, और P2 इक्वल होगा P2 नॉट x2 के। अब आगे हमारे पास चीज़ आती है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर, VP लिख लेते हैं बस। ये लॉ क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर होगा ना, बड़ा ऑब्वियस सा लॉ है, डाल्टन भाई साहब ने पता नहीं क्या सीधी सी बात बता के लॉ ले गए। ये क्या कहता है लॉ कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो इन दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। P टोटल किसके इक्वल होगा? P1 प्लस P2 के, बस सीधी सी बात है। तो अब जोड़ देते हैं इन दोनों को। P1 क्या है? पहले लिख लेते हैं P टोटल किसके इक्वल होगा? P1 नॉट x1
प्लस P2 अब एक चीज़ काम आएगी पहले पढ़ी हुई, पहले कितनी 10 मिनट पहले पढ़ी हुई, कि जो मोल फ्रैक्शन होते हैं ना इनका सम 1 होता है, 1x1 प्लस x2, ये दोनों 1 के इक्वल होते हैं, इनका सम कर दे तो अब यहाँ पे x1 चेंज कर देते हैं हम, ये क्या आ जाएगा P1 1 माइनस x2 प्लस P2 x2। ठीक है, अब आगे एक बार ब्रैकेट खोल लेते हैं, P1 माइनस P1 x2 प्लस P2 x2, ये क्या आ जाएगा P1 प्लस x2 ऐसे, और यहाँ आ जाएगा P2 माइनस P1 ऊपर। तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। इस इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि जो इसका वेपर प्रेशर होगा ना दोनों का, अगर हमें टोटल पता है, किसी एक का वेपर प्रेशर पता है और एक की मोल फ्रैक्शन पता है सिर्फ एक लिक्विड की, तो भी हम बाकी चीज़ें हैं जो दूसरे का वेपर प्रेशर है वो निकाल सकते हैं। तो अब इसको ग्राफ की फॉर्म में देखें, एक बार ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ बनता है कुछ इस टाइप का। तो एक बार ग्राफ समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि इस पॉइंट पे हमारे पास 2 लिक्विड लिए थे 1 और 2, तो इस पॉइंट पे 1 की कंसंट्रेशन है, 1 का जो मोल फ्रैक्शन है वो है 1 और सेकंड का है 0। मतलब क्या है कि सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है यहाँ पे, फर्स्ट जो लिक्विड है वो प्योर फॉर्म में है हमारे पास यहाँ, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा P1, क्योंकि हम देख चुके हैं प्योर का P1 होता है। यहाँ लिख भी देते हैं प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अगर चलते चलते हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, इनकी कंसंट्रेशन चेंज होगी। इस टाइप का ग्राफ बनाया हमने कि x1 है जो वो 1 से छोटा होता रहेगा, x2 बढ़ता रहेगा। ठीक है, कुछ इस पॉइंट पे यहाँ पे दोनों वो हो जाते हैं, यहाँ से आ रहा है पॉइंट ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो कि यहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है। आगे आएगा पॉइंट, यहाँ आएगा, कंसंट्रेशन सेम हो जाती है। एंड तक आते आते x1 है जो वो 0 हो गया, x2 है जो 1 है, मतलब इस पॉइंट पे यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट x2। ठीक है, अब यहाँ पे P1 है, यहाँ P2 है। अब तुम लोग बोले भैया देखो यहाँ पे ना ग्राफ चेंज हो रहा है थोड़ा, मतलब फ़र्क आ रहा है, या P1 यहाँ है P2 यहाँ है, बराबर नहीं है दोनों। अभी बराबर होंगे भी नहीं। बराबर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 1 और 2 ये अलग अलग सोल्यूशन है ना, अलग अलग सोल्यूशन है तो इनके वेपर प्रेशर अलग अलग होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ ही अलग है। 2 वोलेटाइल सोल्यूशन तो हैं लेकिन अलग अलग है नहीं है। तो P1 की यहाँ आएगी, P2 का ये है वेपर प्रेशर। ये ऐसे भी हो सकता है ऊपर नीचे, कि हो सकता है P1 का ज़्यादा हो जाए P2 का कम हो जाए। लेकिन एक चीज़ है, ये जो लाइन ज्वाइन करेंगे ना हम, इससे पता चलता है P टोटल, मतलब क्या है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो इस लाइन पे लाई करेगा ऐसे। अब इस पॉइंट पे देखें अगर, तो P1 और P2 बराबर है ना, दोनों के वेपर प्रेशर तो बराबर हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है ये बीच में नहीं आ रहा। ग्राफ के बीच में क्यों नहीं आ रहा, मतलब क्या है इसका कहने का, कि वही चीज़ ये भी क्लैरिफाई कर रहा है कि इसका जो जिस पॉइंट पे इनके वेपर प्रेशर सेम होंगे ना, उस पॉइंट पे इनकी मोल फ्रैक्शन सेम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वेपर जो जिस प्रेशर से हम स्टार्ट कर रहे हैं वही अलग है, तो सेम कंसंट्रेशन पे सेम नहीं आएगा प्रेशर इनका। तो P टोटल P1 और P2 के बराबर है। ये ग्राफ समझ लिया हमने। अब ग्राफ से हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, एक और एक्सप्रेशन आ जाता है, P1 है जो वो इक्वल होगा Y1 P टोटल के। मतलब क्या है इसका, कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ P1 कितना होगा, Y1 या X1 लिख लो, सेम बात है। X1 ऑफ मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इंटू P टोटल, जो टोटल वेपर प्रेशर है, ये आ जाएगा। ये भी रेशो का ही खेल है, बस जैसे रेशो निकालते हैं छोटी क्लास में, वही चीज़ है यहाँ पे भी। अब एक चीज़ और देख लेते हैं छोटी सी इसी में। अब राउल्ट्स लॉ ऐसे ही कुछ है, राउल्ट्स लॉ लेते हैं। इसमें क्या है कि ये एक्सप्रेशन है एक तरह से, इस एक्सप्रेशन को कंसिडर करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं P1 इज इक्वल टू P1 x1। और हेनरीज लॉ में हमने क्या निकाला था, ये इसलिए नहीं मिटाया मैंने, यहाँ पे दिखानी थी ये चीज़। हेनरीज लॉ में हमने एंड में क्या निकाला था, P1 इज इक्वल टू KH x1, है ना। सिमिलर से लग रहे होंगे दोनों, सिमिलर हैं। सिमिलर कैसे हैं कि जो राउल्ट्स लॉ है ना, वो हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस है। ठीक है, राउल्ट्स लॉ हेनरीज लॉ का स्पेशल केस है। वो केस है जिसमें जो KH है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, वो लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है।
जो इसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है ना, उसके इक्वल हो जाता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट यहाँ पे। तो अगर एमसीक्यू आ जाए कि राउल्ट्स लॉ इज़ अ स्पेशल केस ऑफ, और ऑप्शंस में 4 दिए हों, हेनरीज लॉ या डाल्टन्स लॉ, ऐसे और भी 2-3 नाम दे दिए हों, तो उनमें से हेनरीज लॉ आंसर होगा। ये हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है। वो आगे चीज़ आती है आइडल सोल्यूशन। आइडल सोल्यूशन क्या होगा, ये हम पहले भी ये भला देख चुके हैं 11th क्लास में। आइडल गैस आती है ना, यहाँ पे आइडियल सोल्यूशन आया है। आइडल सोल्यूशन क्या होगा, आदर्श बालक है ना, जिससे हम कंपेयर करते हैं, शर्मा जी का लड़का, पता होता है हमें कौन होते हैं। तो आइडल सोल्यूशन से देखते हैं, आइडियल सोल्यूशन क्या होता है कि ऐसे सोल्यूशन जिनकी मिक्सिंग ऑफ एंथैल्पी, मतलब सॉरी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, उल्टा बोल रहा हूँ मैं अभी, कि जब उनको मिक्स कर रहे हैं तो ना तो वो एनर्जी गेन कर रहे हैं, ना हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ना रिलीज़ कर रहे हैं, ऐसे सोल्यूशन है। तो इसकी एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन भी ज़ीरो है। दूसरा, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, जो मतलब कि क्या है कि जो वॉल्यूम है, ऐसे कई एग्जांपल होते हैं जिसमें हम जब सोल्यूशन बनाते हैं तो मान लो हमने कंपोनेंट्स लिए हैं 200 ml, 200 ml है दोनों, उनको मिक्स करते हैं 350 ml आ रहा है या फिर 450 ml हो जा रहा है, तो वॉल्यूम चेंज हो जाती है ऐसे। तो आइडल सोल्यूशन वो है जिसमें वॉल्यूम भी ज़ीरो हो, मतलब चेंज इन वॉल्यूम के जो हमारे कंपोनेंट्स की वॉल्यूम है सॉल्यूशन की भी उनके सम के बराबर हो, सेम वॉल्यूम आए, तो ऐसे वो कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन आइडियल तो होते नहीं है चीज़ें, नॉन आइडियल चीज़ें होती हैं हमारे पास, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, ये भी चेंज हो जाता है, ये भी चेंज हो सकता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज हो रही हैं, तो हम इसको स्टडी करेंगे क्योंकि रियल लाइफ में तो यही मिल रही है हमें, है ना। वो तो सपना है हमारा कि ऐसी चीज़ मिल जाए, ओहो मज़ा ही आ गया, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हमें करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन में क्या होता है, इसमें आती है डेविएशंस, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन में स्ट्रेट चीज़ें चलती हैं, इसमें डेविएशन आ जाती है आइडियल सोल्यूशन से। अब डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। डेविएशन कैसे कि मान लो हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं ए और बी, बड़ा गंदा बी है, ए और बी सॉल्यूशन है। अब ए में जो सॉल्यूशन है उसमें बॉन्ड्स बनी होंगी ऐसे, ए बॉन्ड है, बी में ही बनी होंगी बी, ये बॉन्ड्स हैं। अब होता क्या है कि अगर इसमें वेपर्स बननी है, इन चीज़ों को हम मान के चलते हैं लिक्विड है, इसमें अगर वेपर्स बनना है तो वेपर बनने के लिए बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी, बीच में बॉन्ड टूटेगी, फ्री होंगे ये एटम्स के, वेपर बनेंगे, ठीक है। लेकिन जब सॉल्यूशन बन जाता है, ये है फ्री स्टेट में, मतलब ए प्योर रखा हुआ है अलग, बी अलग रखा हुआ है, फिर इनको मिला दिया, मिला के क्या होगा, कुछ ए बी बॉन्ड बनेंगी, ए बी, ठीक है, ए बी बॉन्ड बन गई। अब हमारे पास टोटल 3 टाइप की बॉन्ड हो गई, ए बी और ए बी। अब इनकी स्ट्रेंथ देखते हैं, बॉन्ड कैसे है। लेट करते हैं, पहली सिचुएशन क्या है, पहली सिचुएशन में ए बी बॉन्ड है, जो ए बी बॉन्ड है वो वीक है ए बॉन्ड या बी बॉन्ड से, ठीक है। अब काफ़ी लेमन तरीके से ये चीज़ समझाऊंगा। अब ये बॉन्ड वीक है ना, जल्दी टूटेगी, जल्दी वेपर बनेंगे, ज़्यादा वेपर बनेंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, है ना। जब ए बी बॉन्ड वीक है पहले केस में, तो इसमें वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ओके। तो ये क्या आ गई, पॉजिटिव डेविएशन आ गई, ठीक है, यहाँ पे आ जाती है पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा केस लेते हैं, दूसरे केस में क्या है कि ए बी बॉन्ड है जो वो स्ट्रॉन्गर है ए या बी बॉन्ड से। अब ये स्ट्रॉन्गर है, यहाँ पे ए बी टूटने में प्रॉब्लम आएगी, वेपर प्रेशर कम होगा, यहाँ पे आ जाएगी नेगेटिव डेविएशन, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। एक तो ये भी भाई साहब ना सारे वॉवल लेके बैठे हैं, बस आई छोड़ रखा है, इतने वॉवल्स लेके बैठे हैं नाम में, साथ में वो भी फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है। अब एक कंफ्यूजिंग चीज़ आएगी, कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन एक बार समझ लोगे तो नहीं करेगी। क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन हुई है अगर, मतलब क्या है, पॉजिटिव डेविएशन हुई है तो ए बी बॉन्ड वीक है, जल्दी बनेगा, इसमें जल्दी ज़्यादा वेपर बनेंगे, ठीक है। तो मतलब कम टेम्परेचर पे बॉईल होएगा।
ऐसे में एक कंपाउंड बनते हैं, एजियोट्रोप कहते हैं जिसे, एजियोट्रोप्स। ठीक है, ये एजियोट्रोप्स बनते हैं सॉल्यूशन में। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग। अब ध्यान से देखो, अगर पॉजिटिव डेविएशन है, ये जल्दी टूटेगी बॉन्ड, जल्दी बॉयल होगा, जल्दी मतलब कम टाइम में, कम टाइम में, ये याद रखना। यहाँ बनेगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, दूसरी साइड नेगेटिव डेविएशन आई है अगर, तो ये देर से वेपर बनेंगे, देर से बॉयल होगा, मैक्स टाइम, ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो ये हो जाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग। अब मेरे पास ना मैथ वालों के लिए ट्रिक है, बायो वाले पता नहीं क्या करोगे, लेकिन देख लेना तुम भी कुछ मिल जाए तो। मैथ वालों के लिए क्या है, हम मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं ना जब, तो मैक्सिमम मिनिमा में क्या होता है कि हम डबल डेरिवेटिव करते हैं जब, बायो वाले पार्ट स्किप कर देना कोई बात नहीं, जब हम डबल डेरिवेटिव करते हैं और वो नेगेटिव आता है तो वहाँ पे मैक्सिमम बनता है ना। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो वहाँ मिनिमा बनता है। यहाँ भी देखो, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव में मिनिमम, नेगेटिव डेविएशन में मैक्सिमम, बस। ठीक है, वहाँ से इसको कंपेयर करना, अगर वो चीज़ ना याद हो रही हो तो यहाँ से उसे कंपेयर कर लेना। नेगेटिव डेविएशन में मिनिमम मैक्स बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बनेगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखें अगर थोड़ा, तो इस टाइप का सॉल्यूशन ग्राफ बन रहा था ना। अगर पॉजिटिव डेविएशन आई है तो ऊपर की तरफ एलिवेट कर दो ग्राफ को, ये ऐसे जाएगी लाइन, ये ऐसे जाएगी और ये वाली ऊपर से जाएगी ऐसे। ठीक है, ये रियल सॉल्यूशन की बात हो रही है। रियल सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से होंगे, स्ट्रेट लाइन, हमने जो स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी ना अभी राउल्ट्स लॉ में, वो आइडियल सॉल्यूशन में है। मेन जो ग्राफ था वो हमने आइडियल का पढ़ा था, लेकिन कर्व होता है ऐसे रियल में ये। ठीक है, अगर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है, और सॉरी मैक्सिमम बॉइलिंग है, नेगेटिव डेविएशन आ रही है, मैं भी कंफ्यूज हो गया एक सेकंड के लिए, नेगेटिव डेविएशन आ रही है तो उसमें इस टाइप से बनेगा, इसमें नीचे की तरफ कर्व कर दो। ठीक है, लाइंस थोड़ी मिक्स हो सकती है, लेकिन एनसीईआरटी में क्लियर दे रखा है, वहाँ देख लेना। ये पॉजिटिव में ऊपर की तरफ डेविएशन, नेगेटिव में नीचे की तरफ, बस। तो अब आता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और ये इंपॉर्टेंट ऐसे है कि अगर 10 दिन बाद, महीने बाद, अगर 2-3 महीने बाद भी अगर तुम इस चैप्टर का नाम सुनोगे ना, सॉल्यूशन चैप्टर, तो ये चीज़ आएगी दिमाग में सबसे पहले। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। मतलब क्या है कि भाई फ़र्क किससे पड़ेगा, तुमने कितना सोल्यूट डाला है, किस टाइप का डाला है, क्या नेचर है उसका, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे जाके क्वेश्चंस में कंफ्यूज करेंगे उल्टी सीधी बात बता के कि भाई ये डाल दिया, वो डाल दिया, ऐसे अब कैलकुलेट करो, तो कंफ्यूज नहीं होना। हमें सिर्फ कितना डाला है सोल्यूट, उससे फ़र्क पड़ना चाहिए, क्या डाल रहे हैं डजेंट मैटर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ 4 प्रॉपर्टीज़ आएंगी, सिंपल सी है। पहली आती है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, काफ़ी लंबा नाम है मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो होता क्या है इसमें कि अगर किसी हम लिक्विड में, कोई वॉलेटाइल लिक्विड है, उसमें हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल देते हैं, अगर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला है उसमें, तो उसका वेपर प्रेशर है जो वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वेपर प्रेशर की इक्वेशन लिख लेते हैं, P1 = P1 नॉट इंटू X1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनका चेंज कितना आया है, रिलेटिव लोअरिंग, कितनी रिलेटिव है ना, तो मतलब कितनी कम हुई है। किसी कंपैरिजन में देखें कितनी कम हुई है। तो कंपैरिजन में देखने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों साइड को P1 नॉट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, एक थोड़ी चीज़ बता भी देता हूँ कि P1 नॉट हमें पता है प्योर सॉल्वेंट का, उसमें हमने X1 उसका वो है, मोल फ्रैक्शन है उसका जो सॉल्यूट का, और उसका P1 प्रेशर हो गया। फिर जब उसका मोल फ्रैक्शन 1 से कम हुआ तो उसका ये हो गया, ये हो गया उसका प्रेशर। अब यहाँ पे P1 नॉट जो ओरिजिनल था प्रेशर, उसमें से ये कम हो गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा P1 कि मतलब कितना चेंज हुआ वो आ गया। अब यहाँ पे देखो P1 एज इट इज़ है, P1 नॉट 1 - X1, देखा लग रहा है ना, ये X2 बनेगा।
तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2। अब हमने x1 सॉल्यूशन मानना था ना, यहाँ पे सॉरी सॉल्वेंट मानना था। x1 है जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, इधर क्या आ गया x2। तो मतलब जो चेंज हो रहा है ना इसमें वेपर प्रेशर में, जो चेंज होगा वो सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। अब यहाँ पे पूरे पे हमने सॉल्यूट की कोई वो बात नहीं करी कि सॉल्यूट किस टाइप का है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, कुछ नहीं आ रहा ना। सॉल्यूट की प्रॉपर्टीज़ एक चीज़ से पता चल सकती थी, P2 नॉट से, वो भी नहीं दिख रही यहाँ पे। तो सॉल्यूट की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कितना है वो देखना है। हो सकता है मैं कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है तभी बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि P1 नॉट है, जो डेल्टा P1 है वो होगा P1 नॉट इंटू x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है। अब मोल फ्रैक्शन लिख लेते हैं N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ठीक है। अब इसमें क्या है, नीचे हम N2 को इग्नोर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि भाई सॉल्यूशन सॉल्वेंट हमारे पास बहुत सारा है, उसमें थोड़ा सा सॉल्यूट डाला है हमने, इतना थोड़ा डाला है कि वो नेग्लिजिबल है, नेगलेक्ट कर सकते हैं उसे। इसके सम में यहाँ इंपॉर्टेंट है रखना, यहाँ ज़ीरो ना करना, यहाँ हटा सकते हो। क्यों? क्योंकि मान लो 1 लीटर सॉल्वेंट है, उसमें हमने 2 ml डाल दिया, तो 1 लीटर ये 1002 हो गया ml। इसको 1000 से कंपेयर करो, ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा ना। तो यहाँ पे N2 को हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। कितने मोल्स हमने सॉल्यूट डाला है, नीचे इग्नोर कर दो। ये क्या हो जाएगा फिर, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू, अब यहाँ पे क्या बनेगा, N2 डिवाइडेड बाय N1 हो गया। अब यहाँ देखते हैं फिर डेल्टा P1 किसके इक्वल हो जाएगा, P1 नॉट। अब ये नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, जितना मास गिवन है डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसका W2 मास गिवन है हमें, मोलर मास M2 हो जाएगा, इंटू N1 का देखो उल्टा लिख देंगे बस, इसका M1 मोलर मास है, W1 इसका वेट है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है निकल के रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। तो इसमें हमें क्या बताएंगे, P1 दे देंगे, इनमें से कुछ चीज़ें दे देंगे, हमें ये निकालना है। हो सकता है हमें रिलेटिव लोअरिंग दे दें, ओरिजिनल वेपर प्रेशर दे दें, और बाकी सारा डाटा दे के हमें सिर्फ W2 ना दे, हमें ये कैलकुलेट करना हो कि इतना भाई हमारा वेपर प्रेशर कम हो गया है, उसमें हमने कितना सॉल्यूट डाला वो बताओ। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि W2 ना दें, W2 दे दें, M2 ना हो हमारे पास। M2 ना हो मतलब इसका क्या है कि भाई कौन सा सॉल्यूट डाला है। मान लो हमने सारा कैलकुलेट करा बाकी चीज़ों से, M2 आ गया हमारा कुछ, इसका X वैल्यू आ गई, X इसका मोलर मास है। ऑप्शन में 4 चीज़ें होंगी, जिससे मोलर मास मैच कर रहा होगा X, वो आंसर होगा हमारा। इस टाइप से क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी आती है यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगर हम किसी प्योर सॉल्वेंट में इम्प्योरिटी डालते हैं तो उसमें क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब इसकी भी, अब यहाँ से हमने कुछ चीज़ें देख चुके हैं हम, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डेल्टा TB। डेल्टा TB क्या है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, KB इंटू M। M क्या है यहाँ पे, M है यहाँ पे मोलैलिटी, मोलैरिटी नहीं है, मोलैलिटी है। M इज मोलैलिटी, ठीक है, बिल्कुल मन में बिठा लो ये बात, M मोलैलिटी है, ठीक है। और KB क्या है, KB एक कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट किसका होगा, सॉल्वेंट का। हमें सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं है, कैसा है, सॉल्वेंट का होगा ये KB, ठीक है। KB वाटर के लिए होता है 0.52 या फिर 0.53, ये वैल्यू वाटर के लिए होती है इसकी। और अगर कोई सॉल्वेंट आए, वाटर की याद रख लो बस, बाई चांस ना दें अगर, वैसे तो प्रोवाइड कराएंगे तुम्हें वैल्यू KB की, तो इसकी 0.52 या 0.53 होती है वाटर के लिए। और M क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का मास लेना है सिर्फ, कितने सॉल्वेंट से हमने स्टार्ट करा,
वो इसमें के बी मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास टी बी आ जाएगा। अब यहाँ पे ना हमें क्या देंगे, एक क्वेश्चन किस टाइप से देंगे। अब टी बी भी हमें पता है किसके इक्वल होगा। टी बी क्या होगा कि एलिवेशन हुआ है ना इसमें, तो मतलब टी बी हो गया कुछ माइनस टी बी नॉट। अब मतलब क्या है कि पहले टी बी नॉट था इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का, 100 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर बॉईल हो रहा है, हमने इम्प्योरिटी डाली, वो एक 102 डिग्री पे हो रहा है बॉईल, तो डेल्टा टी बी क्या आ गया 02 डिग्री सेल्सियस। मतलब 102 हो गया बाद में, पहले 100 था सिर्फ, तो डिफरेंस कितना आ गया 2 का। तो ऐसे ये भी देख लेना फॉर्मूला एक बार, मतलब ये भी याद रखना है, ऐसे होता है ये, क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि भाई पहले इतने पे बॉईल हो रहा था, ये सब चीज़ें हुई इसमें, ये सब बकवास करी हमने, के भी इतना है, मोलैरिटी ये है, तो बाद में टेम्परेचर कितना हो जाएगा इसका बॉइलिंग का, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब इससे मिलती जुलती चीज़ आती है एक, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब क्या है कि अच्छा इसका एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल क्या है इसका, बड़ा मज़ेदार सा एग्जांपल है कि जब एग्स बॉईल करते हैं हम, तो उस वाटर में हम सॉल्ट डाल देते हैं। सॉल्ट क्यों डालते हैं, टेस्ट के लिए डालते हैं, न टेस्ट में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है, अब एग्स को ना काफ़ी टाइम बॉईल करते हैं हम, 10-15 मिनट बॉईल करना पड़ता है उन्हें, तब जाके सही बनते हैं। तो इतना अगर बॉईल करेंगे हम, मतलब इतने टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगा रहे हैं हम, उसके आसपास ही एग्स बॉईल होना शुरू होते हैं ना, तो इतने टेम्परेचर पे पानी इतने टाइम रखेंगे तो हमारा पानी ही उड़ जाएगा कितना। तो मान लो हम फुल वेसल कर रहे हैं अपना, एग्स बॉईल करने शुरू करें, जब तक बॉईल हो आधा हो गया वो तो वेपराइज हो गया पानी हमारा। तो पानी बचाने के लिए, पानी कम यूज़ हो इसलिए क्या करते हैं, उसमें सॉल्ट डाल देते हैं। सॉल्ट से क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब मान लो पहले 100 पे हो रहा था बॉईल, 100 से कितना होगा, अब 110 पे हो जाएगा। लेकिन एग्स तो 100 पे ही बॉईल हो रहे हैं ना, वाटर का टेम्परेचर 100 हुआ, एग्स बॉईल होना शुरू हो गए, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर जब तक 110 नहीं जाएगा, उसकी वेपराइजेशन इतनी नहीं होगी, है ना, वाटर बच जाएगा हमारा। तो ये एक एप्लीकेशन है यहाँ पे इसकी, कि सॉल्ट डाल के हम वाटर बचाते हैं अपना। फिर आते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सेम इसके जैसा है, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है। डेल्टा टी एफ, यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग लेते हैं, इसमें यहाँ पे हमारा कांस्टेंट के एफ होता है, फिर इंटू एम मोलैलिटी, सेम चीज़ है ना बिल्कुल, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। यहाँ पे जो डेल्टा टी एफ होगा हमारा, वो टी एफ नॉट माइनस टी एफ होगा। ऑब्वियस सी बात है। अब टी एफ नॉट माइनस टी एफ क्यों होगा, या तो एक काम करो, यहाँ पे भी जो हमने करा था ना टी बी माइनस टी बी नॉट, इसमें मोड लगा लो। अब किसी में से कुछ भी माइनस करो, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ऐसे ही याद कर लो बस इसे, कि टी एफ नॉट है जो, वो बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर है जो, वो कम हो जाता है बाद में, बॉइलिंग पॉइंट है बढ़ जाता है, फ्रीज और कम टेम्परेचर पे होगा। मतलब एक तरह से ये लगा लो, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी वो चीज़ करने में। अब इसमें भी हम यूज़ करते हैं यही चीज़, कि जब हमें मान लो रोड पे बर्फ़ हो जाती है ना जब बहुत ज़्यादा, तो रोड क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, तो उस पर सॉल्ट डाल देते हैं। सॉल्ट से क्या होगा, बर्फ़ का वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, हमने उस पर सॉल्ट डाल दिया, अब वो -5 डिग्री हो गया, उतना टेम्परेचर रीच नहीं हो पाता है एटमॉस्फेयर से, तो बर्फ़ है जो आइस है वहाँ पे वो मेल्ट होने लग जाती है, मेल्ट हो जाती है वो ईज़िली। तो एक ये भी एप्लीकेशन आ गई इसकी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। अब इस कांस्टेंट के ना कुछ और भी नाम होते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, लेकिन उनसे अलग एक टफ स्पेलिंग वाला नाम होता है, जो कि पेपर बनाने वाले ऐसे आंखें चमकेंगी उनकी देख के, ये पूछेंगे भाई बच्चों से, तो याद रख लो, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मेरे को भी 2-3 बार पढ़ने के बाद स्पेलिंग याद हुई थी इसकी, तो लगे इतना टाइम तो लगा लेना। एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं इसे, बॉइलिंग वाले को, तो बॉइलिंग बुल ऐसे सेम सा है ना, याद भी हो जाएगा। और इसको कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एलिवेशन 3 हमने कर ली हैं, चौथी देखते हैं अभी आगे। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले ऑस्मोसिस समझते हैं क्या होता है,
फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, सिंपल तरीके में यही होता है। छोटी डेफिनेशन देखें, एसपीएम क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसा मेम्ब्रेन कि यहाँ पे मान लो सॉल्यूशन रखा है और यहाँ से एक पासेज है, यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगा है। तो एक ऐसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देता है, सॉल्यूट को नहीं होने देता। सॉल्यूट के लिए रुक जाता है, यहाँ से सिर्फ सॉल्वेंट पास होंगे। और अब सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ पास होंगे, ये होता है फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाएगा ये। अब यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, यहाँ सॉल्वेंट कम है, तो ये हाई से लो की तरफ फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर ये है कि अब सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, अगर यहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई कर दें, यहाँ पे हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो उस प्रेशर को क्या होगा? प्रेशर से यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है पहले, यहाँ पे हमने ATM प्लस पाई प्रेशर अप्लाई कर दिया हमने। पाई की 3.14 वैल्यू मत लिख देना। पाई प्रेशर यहाँ अप्लाई करा तो उससे फ्लो रुक जाता है इसका। जिस प्रेशर पे फ्लो बिल्कुल स्टॉप हो जाए, मतलब एग्जैक्ट इसी प्रेशर पे फ्लो हो रहा है, यहाँ जहाँ रुक जाए उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन होता था ना, वैसे यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर आता है। अब पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 ना, वो वाली नहीं, पाई की होती है CRT। ठीक है, अब इनकी वैल्यू क्या होती है? CRT TV वाला नहीं, C होता है, ये होता है मोलैरिटी, R हो गया गैस कांस्टेंट, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूज़ करते हैं ना, 11th में करा था वो वाला गैस कांस्टेंट, और T हो गया टेम्परेचर इन केल्विन में लेना है टेम्परेचर ऑलवेज यहाँ पे। अब मोलैरिटी को C से क्यों करा है भाई, M से क्यों नहीं करा? क्योंकि कंफ्यूज होने के चांसेस है। यहाँ कंफ्यूज होने के चांसेस ऐसे हैं, जो बाकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हमने मोलैलिटी यूज़ करी है, मोल फ्रैक्शन यूज़ करा है ना। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में हमने मोलैलिटी यूज़ करी है, यहाँ मोलैरिटी है, तो दोनों में M लिखोगे तो कोई सी कहीं भी लग सकती है, तो यहाँ पे C लिखो इसको। C एक तरह से क्या होगा? N2 को हम सॉल्यूट मानते हैं हमेशा, जितनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ करी हमने सेकंड वाले को सॉल्यूट माना, तो N2 डिवाइडेड बाय V क्या है? सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। मोलैरिटी पूरे सॉल्यूशन की देखी जाती है, मोलैलिटी सिर्फ सॉल्वेंट लेते हैं उसमें नीचे, वॉल्यूम इन लीटर। तो ये हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब हमारे पास दो वो हैं सब्सटेंस हैं कि मान लो एक ये पूरा सॉल्वेंट ले रखा है हमने, इसके अंदर एक सेल डाल दिया हमने, ऐसा सेल में SPM लगा हुआ है, यहाँ पे SPM है। अब कहाँ से कहाँ लिक्विड फ्लो करेगा उसको देखते हैं। अगर मान लो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ना तो सॉल्वेंट यहाँ से अंदर जा रहा है ना यहाँ से बाहर आ रहा है, तो सॉल्यूशन कौन सा होगा? आइसोटोनिक, है ना। आइसो तो हमें पता ही है, आइसो जहाँ आ जाए वहाँ एक जैसा होता है, आइसोबारिक, आइसोमेट्रिक, आइसोमर्स, है ना। तो आइसोटोनिक मतलब इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, फ्लो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी चीज़ हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होगा? हाइपरटोनिक में सॉल्वेंट इधर ज़्यादा होगा, यहाँ कम है। ठीक है, जो हमने यहाँ प्रोवाइड करी है ना बाहर कंडीशन, वो कम है, तो सॉल्वेंट यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। ऐसे में क्या होगा? इसमें से वाटर बाहर फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, अब मान लो ब्लेंड करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। हम रॉ मैंगो लेते हैं, रॉ मैंगो को सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल देते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन में डालने से क्या होगा? सॉल्ट की क्वांटिटी बाहर ज़्यादा है, सॉल्यूट बाहर ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम हो गया, अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा हो गया मैंगो के अंदर। तो सॉल्वेंट है जो वाटर बाहर फ्लो करता है मैंगो से, वो ड्राई हो जाता है, उससे हम पिकल बनाते हैं फिर। तो एक ये चीज़ आ जाती है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं इसको और इसमें से वाटर बाहर फ्लो हो जाता है। तीसरा आता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, अंदर कम होता है,
तो वाटर अंदर सीप करेगा इसमें से, सॉल्वेंट अंदर जाएगा और ये स्वेल हो जाएगा। ये जो सेल है हमारा ये स्वेल हो जाएगा, ठीक है। अब ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक अभी तो क्लियर होंगे, अभी अभी पढ़ेंगे क्योंकि, लेकिन 5 दिन बाद ना भूलने लगोगे, थोड़ा थोड़ा फेड होता रहेगा ये क्या होता है। तो याद रखने के लिए ये देखो, अब टॉनिक हटा दो दोनों में से, हाइपर और हाइपो। हाइपो में देखो ओ आ रहा है ना, ओ कैसे है, राउंड है, स्वेल हो रखा है, तो हाइपो में स्वेल होएगा, हाइपर में श्रिंक होएगा, ठीक है। ऐसे याद रखो इनको। तो एग्जांपल देखते हैं, एक सॉल्यूशन होता है 0.9%, 9% सॉल्ट। अगर इससे ज़्यादा सॉल्ट इंटेक करेंगे हम, इससे एक्सीड करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी, मान लो राउंड मानिए बस बॉडी, इसमें रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स को 0.9% जो ये मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन होता है, मास बाय वॉल्यूम, इतने सॉल्ट की आदत है, ठीक है, इतना इसके लिए फेवरेबल है। अगर इससे हम ज़्यादा सॉल्ट कंज्यूम करते हैं तो ज़्यादा सॉल्ट कंज्यूम करने में क्या होगा कि बाहर जो क्वांटिटी है उसकी सॉल्ट की वो बढ़ जाएगी, बाहर में ऊपर हो जाएगी और रेड ब्लड सेल्स में गिर जाएगी। तो इसमें सॉल्वेंट बढ़ गया, रेड ब्लड सेल्स में वाटर कम हो गया, सॉरी वाटर बढ़ा है, ज़्यादा वाटर है, ये वाटर लूज़ करेंगे, बाहर बैलेंस आउट करने के लिए वाटर देंगे ना, तो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वैसे श्रिंक हो जाएंगे, श्रिंक हो गए, ये ऐसे हो जाते हैं। अब श्रिंक होने से क्या होगा, जो वाटर रिलीज़ करा है इन्होंने कहीं ना कहीं तो जाएगा वो, तो हमारी बॉडी की जो टिश्यूज़ मसल्स होती हैं वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इससे वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है बॉडी का। और ऐसी कंडीशन को जिसमें वाटर रिटेंशन बढ़ेगा एडमा कहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लो एक बार, ठीक, हाँ यही स्पेलिंग है, एडेमा कहते हैं उस कंडीशन को। इसलिए कभी देखा होगा कि बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, मान लो उनका फ़ोटोशूट है अगर कि कुछ अगले दिन में, और बिल्कुल लीन बॉडी चाहिए उन्हें, तो उसके लिए क्या करते हैं, 1-2 दिन के लिए सॉल्ट इंटेक बंद कर देते हैं। ऑल्दो ये काफ़ी क्या कहते हैं, रिस्कफुल चीज़ है, हेल्थ बिल्कुल नुकसान हो सकती है इससे। तो अब बॉडी में अगर वाटर कम हो जाएगा, उससे क्या होगा, सॉल्ट कम कर दिया ना, तो रेड ब्लड सेल्स वाटर ले लेते हैं, बॉडी में वाटर कम हो जाता है, बॉडी में वाटर कम हुआ, वेट कम होगा, एकदम से लीन बॉडी मिल जाएगी उन्हें। लेकिन ये हार्मफुल होता है, प्रैक्टिस करना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता कोई भी। अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट आ जाता है, एक लास्ट पॉइंट, वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर आरओ। आरओ तो सुनते आए होंगे ना, स्कूल में घर में आरओ लगा होता है, तो वो आरओ वर्क कैसे करता है वो देख लो। ज़्यादा हम टेक्निकल में नहीं जाएंगे, हम केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखेंगे इसे। अब ऑस्मोसिस क्या कहता है कि सॉल्वेंट यहाँ से इधर जाएगा, ठीक है, लेकिन एक पाई प्रेशर होता है, पाई अमाउंट का प्रेशर लगा के हम ये फ्लो रोक सकते हैं। क्या होगा अगर इससे ज़्यादा प्रेशर लगा दें, पाई से और ऊपर प्रेशर लगाएं, ठीक है, यहाँ से और ज़्यादा प्रेशर लगाते रहें अगर, तो क्या होगा कि सॉल्यूशन में से जो सॉल्वेंट है वो इधर आने लग जाएगा। हमें यही तो चाहिए होता है ना आरओ में, कि यहाँ पे ऐसे देखते हैं, यहाँ पे इम्प्योर वाटर है और यहाँ प्योर है, मतलब यहाँ प्योर चाहिए हमें एक तरह से। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम इम्प्योर में प्रेशर लगाते हैं। आरओ क्या करता है, वाटर को ना बहुत प्रेशर से पास कराता है फिल्टर्स के बीच में से। अब प्रेशर होता है, जो प्रेशर से क्या होगा कि जो प्योर वाटर है वो इधर सीप करने लग जाएगा, इम्प्योरिटी रह जाएंगी यहाँ पे, इम्प्योरिटीज़ वो साइड से निकाल देता है, तो इम्प्योर वाटर में से प्योर सॉल्वेंट यहाँ मिल जाता है हमें आरओ में से, ठीक है। तो ये वर्किंग होती है आरओ की। उसके लिए क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, पाई से ज़्यादा, पाई प्लस प्रेशर लगाते हैं यहाँ पे जो बीच में एक एसपीएम यूज़ हो रहा होता है आरओ में, एक स्पेशली एक एसपीएम बनाते हैं जिसको कहते हैं सेल्यूलोस एसीटेट। सेल्यूलोस एसीटेट का नाम का एक स्पेशली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो क्या करता है, वाटर का फ्लो तो अलाउ करता है लेकिन सॉल्ट इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं उनको रोक देता है। तो इसके साथ एक और चैप्टर हम निपटा चुके हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। नेक्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट करेंगे। तो तब तक के लिए चैनल शेयर करो, अपने दोस्तों की हेल्प करो जो वीक हैं या जिनको प्रॉब्लम आ रही है चैप्टर करने में।
या किसी भी चैप्टर में टर्म 1 के, तो उनको चैनल शेयर करो, सारे चैप्टर्स की वीडियो आएंगी, सारे चैप्टर करेंगे हम। दिस इज सार्थक साइनिंग ऑफ।